फ्रेंड्स, एजुकेशन गुरु इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज का जो है मोटिवेशन देखेंगे। और आज का मोटिवेशन है, ज़िंदगी में एक ही नियम रखो, हमेशा सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पे बोलो, क्योंकि जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन बहुत ही यूज करने वाला है हमारी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में। दोस्तों, किसी का मन रखने के लिए किसी के हाँ में हाँ मत मिलाइए। जो भी सच है सच बोलिए। जो भी आपके साथ सच में रिलेशन में होगा, किसी भी रिलेशन में हो, अगर वो सच में आपके साथ है, अगर आप सच भी बोलेंगे तो भी वो आपके साथ रहेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो हो सकता है समय पे अच्छा लगे आगे वाले को या तुमको भी, लेकिन आने वाले दिन में आपको खुद को पछताना पड़ेगा। इसलिए जो है हमें समय पे जो है सच बोलना आना चाहिए दोस्तों, चाहे वो अपना कितना भी सगा हो या पराया हो। क्योंकि अगर हम सच बोलते हैं तो आने वाले दिनों में जो परेशानियां हमें आ सकती है झूठ बोलने से, वो आगे नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मोटिवेशन कोट को समझ गए होंगे। तो चलते चलते आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से जो है इस मोटिवेशन कोट को हम सुनेंगे। ज़िंदगी में एक ही नियम रखो, हमेशा सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पे बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इस तरह से जो है वो आज का मोटिवेशन था दोस्तों। तो आज का जो पहला सवाल है और जो इस लेक्चर सीरीज़ का जो है वो 41वां सवाल है दोस्तों। तो सवाल कुछ इस तरह से है, जो 2021 में पूछे गए थे, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जो ऑनलाइनर है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है दोस्तों। अगर ये सवाल भी नहीं आए तो दोस्तों इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। अगर ये सवाल आपको पता है तो आप इसको ध्यान में रख के जो है दूसरे सवाल पूछे जाएंगे, उसको जो है आप कॉमन सेंस से जो है छोड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, यानी कि उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सवाल था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है, जो कि 26 जनवरी 1950 से जो है हमारे देश में लागू किया गया था, उससे पूछा गया सवाल है। आपको पता होना चाहिए, संविधान बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस कमेटी में जो है वो 8 मेंबर थे। और 8 मेंबर में से जो चेयरमैन, जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, वो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो उनका जो योगदान है हमारा संविधान बनाने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है दोस्तों। ठीक है, तो वो सवाल जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो निकल के आया है। और सवाल कुछ इस तरह से कहता है कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है, क्योंकि जो हमारे देश के जो गवर्नमेंट बनने की जो एक बॉडी है, उस बॉडी में जो विधायिका यानी कि जो न्याय बनाने वाले होते हैं, या न्याय बनाने यानी कि जो कायदा, जिसे हम रूल्स कहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाले जो होते हैं, और जो न्यायिक जो होते हैं, और जो आपातकालिक शक्तियाँ जो होते हैं, वो सभी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अमल में लाती है। तो ये सभी जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि विधायी शक्ति हो गई, न्यायिक शक्ति हो गई, या आपातकालीन शक्ति हो गई, इन सभी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति जो है वो किन के माध्यम से करता है, इस बारे में जो है ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन क्रमांक बी मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन क्रमांक सी संसद राज्य सदस्य की माध्यम से सलाह पर, या ऑप्शन क्रमांक डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम संसदीय प्रणाली यानी कि अगर हम
हमारे भारत के राष्ट्रपति हो गए या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं यानी केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं तो उनमें से जो है वो मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री का इसमें कोई योगदान या मुख्यमंत्री की वहाँ पे कोई सलाह राष्ट्रपति को नहीं लेनी होती है दोस्तों, ठीक है। और रही बात राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति एक अकेला इंसान नहीं हो सकता जो कि जिसकी वजह से जो राष्ट्रपति उनकी सुन सके, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो अब बात रह गई है जो कि संसद सदस्य और दूसरा ऑप्शन रह गया ऑप्शन क्रमांक ए मंत्रिपरिषद। तो आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। अगर हम संसद सदस्य की बात करते हैं उनमें से जो है वो हमारे संसद में जो है 543 जो सदस्य है वो सभी सदस्य आ जाएंगे दोस्तों संसद सदस्य में दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति सभी सदस्य को तो सदस्य की तो सुनते नहीं है, तो इसलिए जो है ये तो ऑप्शन क्रमांक सी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संसद सदस्य की बात यहाँ पे हो रही है तो सभी सदस्य के बारे में बात हो रही है, तो सभी संसद जो है सभी सदस्य जो है उनकी सलाह राष्ट्रपति नहीं सुनते दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो सदस्य गवर्नमेंट बनाने में सहभागी होते हैं, जो कि जैसे कि किसी पार्टी को अगर बहुमत मिला हो हमारे इलेक्शन में, वही जो पार्टी है वो हमारे पार्लियामेंट में सत्ता स्थापन करती है। और उसी जो पार्टी है उसी पार्टी में से जो है कुछ गिने चुने या कुछ एक्सपीरियंस वाले जो सदस्य होते हैं उन्हें स्पेसिफिक फील्ड का जो है वो मंत्री बनाया जाता है। और ऐसे कम से कम 34 या 35 सेंट्रल मिनिस्टर जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं वो सब बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो डिप्यूटी मिनिस्टर यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं स्टेट राज्य मंत्री के रूप में भी चुने जाते हैं। ऐसे तकरीबन जो मंत्री चुने जाते हो वो 70 to 75 मंत्री होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो मुख्य होते हैं जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं जो कि कम से कम 30-35 के बीच में होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सवाल है बहुत ही भारी बहुत ही मस्त जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से निकल के आया है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति जो है अपनी विधायिकी अपनी न्यायिकी और अपनी आपातकालीन शक्तियों का जो है वो वास्तव में प्रयोग यानी कि उसकी सलाह पे जो है वो राष्ट्रपति अमल में लाते हैं दोस्तों, ठीक है, इस शक्ति को, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में जो है हम लोगों ने थोड़ा सा समय लिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे लोकतंत्र की जान है। इसलिए अगर कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आता है दोस्तों तो इसके ऊपर समय खुद में खुद निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारे देश की जो न्यू है यानी कि हमारे न्यू यानी कि क्या बोल सकते हैं, हमारे देश का जो बॉटम है और हमारे देश की जो ब्रिक है वही हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ठीक है। अगर उसके बारे में कुछ सवाल आएगा तो दोस्तों आप खुद में खुद जो है वो मुंह से शब्द निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे या इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लिया है तो सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है, चाय और कॉफ़ी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये सवाल जो है शायद उस वक्त एक नेचुरल कैलामिटी आ गई थी, चाय के बागानों पे ऊपर जो एक प्रकार का जो डिसीज़ आ गया था, डिसीज़ यानी कि रोग किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो, शायद बैक्टीरिया नहीं किसी वायरस की वजह से जो है पेड़ पे पाए जाने वाले वायरस की वजह से जो है वो चाय की जो बागान है उसके ऊपर चाय की पत्तियां जो है वो पीली हो रही थी। इसलिए जो है हमारे आसाम स्पेसिफिक आसाम में रहने वाले जो बागवान खेती वाले थे उन्होंने जो है उस चाय के पेड़ों के ऊपर जो फसलों के ऊपर एक प्रकार का केमिकल छिड़काया गया था। और वही केमिकल जो है वो अदर कंट्री में दूसरे देश में जाने के बाद उसका परीक्षण होने के बाद सामने आया था कि उसमें ज़्यादा केमिकल पाया जा रहा था। तो उस कंसेप्ट से जो है वहाँ से जो है उस ये सवाल निकल के आया था दोस्तों, जो कि एक करंट बेस्ड सवाल था लेकिन जियोग्राफी से था दोस्तों। ऐसे ही कुछ सवाल अभी भी बन सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर ऐसी कुछ चीज़ें न्यूज़ में रहती है तो आप लोग जो है उसका हिस्ट्री भी देखेंगे
उसका जो वर्तमान भी देखेंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि सवाल वहीं से निकल के आते हैं दोस्तों, ठीक है। दिखने को तो हमें हिस्ट्री का सवाल दिख सकता है, या पुराना सवाल दिख सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन सवाल दिख सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो करंट अफेयर से जुड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये जो सवाल था हम उसे फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह से था कि चाय और कॉफ़ी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए बागवानी फसलें, ऑप्शन क्रमांक बी रोपण फसलें, ऑप्शन क्रमांक सी नकदी फसलें, ऑप्शन क्रमांक डी खाद्य फसलें। तो दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि जो हमारे चाय और कॉफ़ी की जो फसल होती है वो रोपण फसल है दोस्तों, ठीक है। रोपण फसल है दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों, नकदी पीके और खाद्य फसलें में और बागवानी फसलों में आपको पता होना चाहिए। बागवानी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो बागवानी फसल में आ जाएगा हमारी ऑरेंज। बागवानी फसल में जो है वो हमारी ऑरेंज की खेती आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो रोपण फसलें में तो चाय और कॉफ़ी आ गई दोस्तों, ठीक है। और जो नकदी पिकों में हम कह सकते हैं कॉटन का उत्पादन हो गया, जैसे कि अदर कुछ क्रॉप्स हो गए, ठीक है। और दोस्तों, जो खाद्य की फसलें हैं उसमें कम से आ जाएंगे हमारी वीट का प्रोडक्शन आ जाएगा, और हमारे ज्वारी का प्रोडक्ट आ जाएगा दोस्तों, ज्वारी का प्रोडक्शन आ जाएगा। ये कुछ ऐसी फसलें जो अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को कोई बेसिक्स बात पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, और जिरायत की हो गई। तो खरीफ की यानी कि जो मौसम जो हमारा बारिश का मौसम होता है उसमें बोई जाने वाली फसलें कौन सी है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मौसम बारिश के समय बोई जाने वाली जो फसलें स्पेसिफिक तौर से हो जाती है, तो अगर महाराष्ट्र का एरिया है तो इधर सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, और कुछ ज्वारी हो गया। ऐसे कुछ क्रॉप्स है जो फसलें हैं जो खरीफ के समय में बोई जाती है। और रबी के समय में बोई जाने वाली फसलें जो है स्पेसिफिक वीट यानी कि हमारे गेहूं का उत्पादन हो गया, ज्वारी का उत्पादन हो गया। दोस्तों, ज्वारी एक ऐसा उत्पन्न है जो कि तीनों ही सीज़न में यानी कि खरीफ, रबी और जिरायत में तीनों ही सीज़न में लगाया जाने वाला क्रॉप है। तो ऐसे कुछ क्रॉप्स होंगे जो दोस्तों आप लोगों को स्पेसिफिकली पता होने चाहिए कि वो किस सीज़न में आते हैं, क्योंकि बेसिक सा सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है जहाँ की 80 to 85% जो आज भी जो लोग हैं वो जो है खेती के ऊपर निर्भर है। तो ये बेसिक से सवाल है, कुछ हमें पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कोई भी बेसिक सा कंसेप्ट या कोई भी बेसिक सा सवाल जो है आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, एक सवाल यहाँ पे मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा। अगर हम कृषि से रिलेटेड है तो आप लोगों को क्या पता है हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो इस सवाल का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों। और अगर इस चैनल पे अगर आप कोई न्यू व्यूअर्स है तो आप लोगों का प्यार दोस्तों हमें दीजिए, और आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है इससे बेहतर वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे पीपीटी के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है आज का अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई किसके द्वारा की जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे देश में जो स्पेसिफिक जो एरिया है हमारे देश का नॉर्थ साइड का, अगर नॉर्थ साइड की अगर बात करेंगे तो अगर कोई भी हम नक्शा देखेंगे तो नक्शा में अगर जब हम प्लस का साइन यहाँ पे डॉट ड्रा करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये देखिए ये प्लस का साइन हो गया। तो हमेशा जो है हमारे राइट साइड में जो ईस्ट होगा, और जो हमारी लेफ़्ट साइड में जो होगा जो वेस्ट होगा तो ठीक है, और नीचे जो होगा साउथ होगा, और ऊपर की बात करेंगे तो हम ये हमारा क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ होगा, ठीक है। तो दोस्तों तो कभी भी अगर कोई भी नक्शा हम देखेंगे तो ये जो फिगर है आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, अगर हमारे देश में अगर बर्फ़ कहीं गिरती है तो हमारे देश का जो है वो नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है स्पेसिफिक तौर से जो है वो विंटर यानी कि हिवालय के दिनों में जो है स्पेसिफिकली
दिसंबर जनवरी में जो है वहाँ पे जो है वो बर्फ़, जैसे हमारे इधर हमारे भारत में दूसरे राज्यों में है या दूसरी जगह जगह जो है बारिश जैसी होती है, वैसे ही वहाँ पे जो है बर्फ़ की जो है वो बारिश हो जाती है दोस्तों, ठीक है। मतलब हल्का सा बर्फ़ वहाँ पे गिरता है और वही बर्फ़ जमा होके जो है बहुत ही उसके क्या बोल सकते हैं, टीले जैसे लग जाते हैं। मतलब ये बर्फ़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है जमा हो जाती है दोस्तों किसी भी जगह पे। तो स्पेसिफिकली अगर यही बर्फ़ जो है वो अगर किसी सड़क पर हो तो वहाँ पे जो है एक फ़ोर्स काम करती है जिसे हम कहते हैं सीमा सड़क संगठन फ़ोर्स, जो कि हमारे जो स्पेसिफिकली जो है जो टेरेन का एरिया रहता है, यानी कि जो कि हमारे देश का बहुत ही क्रिटिकल जो भी क्या बोल सकते हैं हम उसे जो रोड ट्रांसफर क्रिटिकल कंडीशन में जैसे हो, जैसे कि पहाड़ों का एरिया हो गया, जैसे कि हमारे देश के बॉर्डर का एरिया हो गया, ये कुछ ऐसी जगह पे जो है वहाँ पे काम करने वाली एक स्पेशल संगठन है दोस्तों हमारे देश में। और उसी संगठन को जो है वो BRO के नाम से जाना जाता है दोस्तों, BRO के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो वही जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वही जो है हमारे जो देश के स्पेसिफिकली नॉर्थ साइड का जो एरिया है, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो अगर बर्फ़ वहाँ पे अगर जम जाती है तो उस बर्फ़ को जो है वो हटाने का काम जो है वो हमारे देश की बॉर्डर सड़क संगठन जो है वो उसे साफ़ करने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। कई वहाँ पे कई और आंसर टिक करके मत आना दोस्तों, ठीक है। लोक निर्माण विभाग ये तो नहीं हो सकता, जैसे कि स्नो अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी नहीं हो सकता, और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसका तो कोई उपयोग ही नहीं हो सकता। जलमार्ग प्राधिकरण अंतर्देशीय बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये जलमार्ग का तो कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि ऊंचे क्षेत्रों में जलमार्ग वाले क्या करेंगे जाके वहाँ पे, वो तो पानी के अंदर काम करने वाले। ये कुछ ऐसा कॉमन सेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल में पूछा गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और इस ऑप्शन क्रमांक डी में क्या लिखा है कि अंतर्देशीय जल मार्ग। तो यहाँ पे जल मार्ग के बारे में ऑप्शन में कहा गया है, तो जल मार्ग का तो आंसर नहीं हो सकता है। ये ऐसा कुछ कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं भाई अगर हमें इस सवाल का आंसर भी पता नहीं है दोस्तों, तो कुछ कॉमन सेंस लगा देने का दोस्तों, ठीक है। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इस सवाल को जो है आप हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन 3 रह गए। तो और दूसरा जो सवाल है लोक निर्माण विभाग भी नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। लोग जो होगा वो पब्लिक में जाएगा। तो ये कुछ कॉमन सवाल है। अब बचे थे 2 सवाल दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो 50% का तो चांस होता है। अगर स्नो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आपको लोगों को इस सवाल का आंसर 100% नहीं पता है, तो आप उसका आंसर जो है सी ही करके आ जाओगी, क्योंकि स्नो के बारे में पूछा है और ऊंचाई और प्रश्न में भी स्नो के बारे में पूछा है, तो हो सकता है आप उसी को राइट करके आ सकते थे। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप लोगों को पता होगा तो आप उसको सीमा सड़क संगठन ही करके आएंगे। तो मुझे पता है आज के बाद अगर ऐसा कोई भी सवाल आपको पूछा जाए तो आप उसी सवाल को जो है वो राइट करके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कुछ तरह से आज हम बहुत ही समय ले रहे हैं हर एक सवाल में। क्या करें दोस्तों, मजबूरी है, अब पढ़ाते हैं तो बताना तो पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक लाइन में बता के आगे निकल के जाए। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 50 सवाल को जो है एक 10 या 15 मिनट में पूरा करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो है हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण के साथ देख रहे हैं। ये ज़्यादा भी स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही छोटा सा स्पष्टीकरण है, क्योंकि स्पष्टीकरण देने को अगर हम शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो पता नहीं है एक एक प्रश्न पे जो है हम कम से कम 15-15 20-20 मिनट भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उस सवाल में ऐसा कुछ कंटेंट होता है कि अगर उसके बारे में बताने लगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि खुद के पास भी नॉलेज है और खुद ने पढ़ाई भी की है, खुद ने सिलेक्शन भी पाया है, तो दोस्तों शब्द तो आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल
कुछ इस तरह से है जो कि पूछा गया है हमारे शायद ये हमारे हिस्ट्री से पूछा गया सवाल है, जो कि 1853 में एक संधि हो गई थी अंग्रेज़ों के साथ, उसके बारे में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये। और सवाल कुछ इस तरह से है कि 1853 में भारत में अंग्रेज़ों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक, जिसने लोगों को लंबी दूरी याद रखना, लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, वह क्या था? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे देश में जब अंग्रेज़ आए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे देश में अंग्रेज़ आए, उन्होंने आए और सिर्फ हमारे ऊपर राज किया, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमारे भले के लिए कुछ नहीं किया दोस्तों। भले उन्होंने उनके भले के लिए कुछ हम बदलाव, कुछ डेवलपमेंट हमारे देश में किए, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमारे देशवासियों ने या हमारे कारियों ने एक पॉजिटिव रूप में ले लिया, और उसका जो उपयोग जो है वो हमें हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए है, उसका उपयोग किया दोस्तों, ठीक है। हर एक फील्ड में, जैसे कि ये सवाल में पूछा गया है कि लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आके, तो उसका जो फ़ायदा है तो हमारे देश में रहने वाले हमारे क्रांतिकारियों ने भी ले लिया दोस्तों, यानी कि हमारे भारतवासियों ने भी ले लिया। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए वायु मार्ग, ऑप्शन क्रमांक बी रेलवे, ऑप्शन क्रमांक सी सड़क मार्ग, ऑप्शन क्रमांक डी जल मार्ग। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने इन सब में योगदान नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों का योगदान था, जो था कि रेलवे में जो है उन्होंने हमारे देश में आके शुरुआत की, और रेलवे का जो है उन्होंने जो है डेवलपमेंट किया, पटरी बिछाई, और हमारे देश में जो है रेलवे की शुरुआत उन्होंने ही की। तो दोस्तों अंग्रेज़ों का ये बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में जो है अंग्रेज़ों का जो मेन उद्देश्य था रेलवे को शुरू करने का, वो इस तरह से था कि जो भी हमारे देश में रॉ प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वो रॉ प्रोडक्ट जो है वो हमारे देश के जो समुद्री मार्ग, यानी कि जो हमारे पोर्ट थे, वहाँ तक माल पहुँचाने के लिए और वहाँ से इंग्लैंड जाने के लिए वो जो समय लगता था, उस समय को कम करने के लिए जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है वो रेलवे मार्ग का जो है वो निर्माण किया था। और इस तरह से जो है उन्होंने इस रेलवे मार्ग का निर्माण करने के बाद जो सामानों की अदला बदल या सामानों का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो जो है वो बहुत जल्दी होने लगा था। लेकिन इसके साथ, सामान के साथ साथ जो है धीरे धीरे जो है वो लोगों का भी ट्रांसफ़र होने लगा, यानी कि लोगों भी एक जगह से जो है दूसरी जगह जाने लगे। तो इस तरह से जो है कुछ रेलवे का जो है उपयोग जो है आगे जाके जो है वो हमारे देश में रहने वाले लोगों ने, क्रांतिकारों ने उसका फ़ायदा उठाया, और अंग्रेज़ों को जो है वो एक दिन हमारे देश से जो है उन्होंने मतलब उसको खदेड़ दिया हमारे देश से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों रिलेटेड है दोस्तों, अब पता नहीं इसके ऊपर मैं कितनी देर तक बात कर सकता हूँ, लेकिन हम एक वीडियो के माध्यम से हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, और इस सवाल में जो है मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि इस सवाल में बताने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, ठीक है। 1853 की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री से एक ऐसा ईयर है हमारे देश में, यहाँ इस ईयर में बहुत सारे चीज़ें हो गई थी दोस्तों, ठीक है। अगर वो बताने लगे तो दोस्तों इसी सवाल में 1 घंटा निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वीडियो देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल में जो है मैं थोड़ा सा जो है खुद को कंट्रोल करते हुए अगला सवाल देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों ये इस सवाल जो पूछा गया है एक स्पेसिफिक स्टेट के माध्यम से पूछा गया है, और इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए रायपुर, ऑप्शन क्रमांक बी जबलपुर, ऑप्शन क्रमांक सी भोपाल, ऑप्शन क्रमांक डी ग्वालियर। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि रायपुर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी के 3 शहर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों,
जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इन तीनों में से जो है वो मध्य प्रदेश की एक राजधानी है, और उसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं खुद को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हुए, कंट्रोल करते हुए यहाँ पे मैं रुकने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और आने वाले अगले वीडियो में जो है वो बचे हुए सवाल देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई करते रहेंगे और अपने लक्ष्य के जो है हासिल करने के लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, यानी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे दोस्तों। और ऐसे कुछ वीडियो अगर उसका मेरे चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे देखते हो, तो दोस्तों उस वीडियो को एक से नहीं 2-3 बार देखिए, और वो जो सवाल है वो पाठ ही करके रखिए दोस्तों, ठीक है। मतलब वो सवाल अगर पूछा जाए तो आपको कभी भूले ही ना आप, ठीक है। तो उसे पार्टी करते रहे, क्योंकि यही सवाल है दोस्तों, ऐसे को डिक्टो सवाल उठ के आ सकते हैं या उससे रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ ऐसे सवाल पता है तो आप इसके कॉमन सेंस के माध्यम से जो है वो आने वाले सवाल आप टैकल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका व्यक्तिमत्व कुछ इस तरह से रखिए, बच्चे और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।